मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायत समिति अंतर्गत अस्थाई समिति की भूमिका पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज अस्थाई समिति के द्वारा पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे जीते हुए सदस्यों को गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास में कितना आवश्यक है, इसकी जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जब आप सुनेंगे तब जाकर जो सीधे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए जो जीत करके आए हैं और 7 अस्थाई समिति है, 7 अस्थाई समिति के कौन कौन अध्यक्ष होंगे, उसके सचिव कौन होंगे और फिर अस्थाई समिति का कार्य और कर्तव्य दायित्व क्या होगा, उसका निर्वहन कैसे करेंगे, गांव में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना चलाई गई है, उस योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने में पंचायत समिति की अस्थाई समिति की अहम भूमिका है। आप जरूर समझेंगे और जानेंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे, तब जाकर के आपको पूरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहना चाहते हैं वो समझ पाएंगे। तो सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीति और सिद्धांत को समझने के लिए आवश्यक है बिहार में पंचायती राज कानून जो है धरातल पर पहुँचे। बिहार के एक एक आम लोगों को भी जगना होगा, साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं पंचायत समिति में अस्थाई समिति की भूमिका क्या है। पंचायत समिति में अस्थाई समिति 7 होते हैं। पहला अस्थाई समिति है समान अस्थाई समिति, दूसरा है वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, तीसरा है उत्पादन समिति, चौथा है सामाजिक न्याय समिति, पांचवा है शिक्षा समिति, छठा है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति और 7वां है लोक निर्माण समिति। तो 7 अस्थाई समिति है। हम पहले ग्राम पंचायत में भी बताए थे कि 6 अस्थाई समिति हैं, पंचायत समिति में 7 अस्थाई समिति हैं। और 7 अस्थाई समिति का अध्यक्ष कौन कौन होंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो समान अस्थाई समिति वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति के अध्यक्ष जो पंचायत समिति के प्रमुख होंगे यानी प्रखंड प्रमुख, इस 2 कमेटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये सरकार ही नोटिफाइड कर दिया है, कानून एक्ट में ही प्रोविज़न कर दिया गया है कि 2 कमेटी का अध्यक्ष जो पंचायत समिति के प्रमुख होंगे यानी प्रखंड प्रमुख होंगे, वो इसके अध्यक्षता करेंगे। और 7 कमेटी में कम से कम 3 और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, यानी मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य कहीं न कहीं किसी न किसी कमेटी के सदस्य होते हैं। एक सदस्य 3 कमेटी से ज़्यादा के सदस्य नहीं होते हैं, ये हरदम ध्यान में रखा जाएगा। प्रमुख 2 अस्थाई समिति के अध्यक्ष होते हैं, एक और ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम 3 वो रख सकते हैं, 2 तो सरकार ने कह दिया, एक और चाहे तो ले सकते हैं। वैसे बिहार में बहुत कम देखा गया है कि कोई प्रमुख है और भी पंचायत और भी कमेटी के अध्यक्ष बने, वो बन सकते हैं, एक और ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम 3 कमेटी के वो अध्यक्ष हो सकते हैं। सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष जो उप प्रमुख होंगे, पंचायत समिति के उप प्रमुख, वह उसके अध्यक्ष होते हैं। ये सरकार ने ही नोटिफाइड कर दिया है।
अब बच गया उत्पादन समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति या लोक निर्माण समिति। तो ये 4 कमेटी जो बच गया उसका अध्यक्ष है कोई न कोई जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए पंचायत समिति के सदस्य ही उसके अध्यक्ष होंगे। और सभी में सदस्यों की संख्या मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 यह सदस्यों की संख्या होगी। सिर्फ एक सामाजिक न्याय समिति में निश्चित रूप से एक अनुसूचित जाति का जो निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य होंगे वह मेंबर बनाना अनिवार्य होगा। अब उत्पादन समिति का सचिव, अब सभी कमेटी का सचिव कौन कौन होगा? तो जो कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति होंगे वह समान अस्थायी समिति और वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति के सचिव होंगे। ये आपको कानून में ही, अधिनियम में ही प्रावधान सरकार ने कर दिया है। बाकी जो 5 कमेटी हैं उसका भी सरकार ने सुझाव दिया है। जो धारा 50 में आप जब अध्ययन करेंगे दूसरे नंबर की किताब में, तो उत्पादन समिति का सचिव प्रखंड कृषि पदाधिकारी या प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी दोनों में से किसी एक को वो कार्यपालक पंचायत समिति नोटिफिकेशन कर सकते हैं, जो कलेक्टर के बिहाफ में। सामाजिक न्याय समिति के जो सचिव होंगे वो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी होंगे। शिक्षा समिति के सचिव जो हैं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होंगे। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इसके सचिव होंगे। और लोक निर्माण समिति के सचिव होंगे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी। यानी इस तरह से 7 कमेटी के सचिव आप अलग अलग, आप समझ गए कि 2 कमेटी जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं उसके कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति उसके सचिव होते हैं, और 5 कमेटी के अलग अलग सचिव का सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है। अब इसके फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। पंचायत समिति के सदस्य बिहार में प्रशिक्षण भी चला है, सब लोगों ने प्रशिक्षण ले लिया है। कहीं कहीं अगर बिहार में प्रशिक्षण कार्य किसी न किसी कारण से नहीं हुआ होगा तो जरूर वो संपन्न हो रहा होगा, या संपन्न सब जगह संभवतः हो गया है और पंचायत समिति के सदस्य सब प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। समान अस्थायी समिति का काम क्या है? जिसके अध्यक्ष प्रमुख होते हैं। यानी जितनी भी समितियां हैं, जो प्रस्ताव लिया जाता है, जो सामान्य बैठक होता है पंचायत समिति का, इस सभी प्रस्तावों को सभी कमेटियों को छांटनी करके जिस सबका अलग अलग विभाग बटा हुआ है, और जो विभाग किसी कमेटी में नहीं है वह विभाग समान अस्थायी समिति उस कार्यों को करेगी। यानी वैसा काम जो बाकी 6 अस्थायी समिति के जवाबदेही में नहीं दिया गया है, 29 विभाग है, बचा हुआ तमाम विभागों को समान अस्थायी समिति उसको देख रेख करेगी। कोई ऐसा जांच पंचायत समिति के अंदर, चूँकि हमने बताया था पंचायत समिति के बैठक में माननीय विधायक, माननीय सांसद, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, मुखिया और सीधे निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य जो मेंबर होते हैं, जो डिबेट होता है समान अस्थायी हो या विशेष बैठक हो, उस डिबेट में बहुत सा ऐसा प्रस्ताव आता है जिस पर मतभिन्नता हो जाता है, मतों का प्रयोग करना पड़ता है या जांच करने का जरूरत पड़ गया, तो पंचायत समिति के प्रमुख जो अध्यक्षता करते हैं, यदि कोई निर्णय ले लिया कि हम इसको जांच करवा लेंगे, तो वैसा मामला जो बहुत क्रिटिकल मामला है तो समान अस्थायी समिति इस कार्यों को देखती है। यानी एक तरह से समान अस्थायी को एक बड़ी जवाबदेही जो प्रमुख की अध्यक्षता में गठित है, और इसके सचिव कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति होते हैं। तो एक तरह से समान अस्थायी समिति कोऑर्डिनेशन का काम करती है, तमाम विभागों को संचालित करती है। जो आपको धारा 47 में विभिन्न विभागों की जिक्र की गई है, उस सभी विभागों में प्राप्त अधिकार को कैसे इम्प्लीमेशन किया जाए, इस सब का देखरेख करती है। सभी अस्थायी समिति को कोऑर्डिनेशन करना इस समिति का मूल उद्देश्य है। दूसरा है वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, जिसके अध्यक्ष प्रमुख होते हैं, सचिव कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। आप इसमें देखेंगे कि वार्ड सभा में जिक्र किया था, वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत,
फिर पंचायत समिति की तमाम जो वित्तीय मामला है, बजट का जो है ऑडिट होता है, तो तमाम ग्राम पंचायत हो, वार्ड ग्राम पंचायत सदस्य का जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा किया गया कार्य हो या पंचायत समिति के द्वारा जो किया गया कार्य हो, जो ऑडिट होता है, अंकेक्षण होता है, उस प्रतिवेदन को पढ़ करके पंचायत समिति में रखना, फिर उसकी समीक्षा करना, फिर अस्थायी समिति के अंदर बैठ करके एक एक योजनाओं की चर्चा करना। प्रखंड में कितनी योजनाएं चल रही है, किस विभाग में कौन कौन योजना चल रही है, 29 विभाग है। इस सभी योजनाओं का मॉनिटरिंग करना, उसका बजट तैयार करना, उसके ऑडिट रिपोर्ट को देखना, यानी एक बहुत ही वित्तीय अनियमितता का हो विकराल कार्य है इस संस्था का, वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति का, जिसके अध्यक्ष प्रमुख होते हैं और इसके सचिव कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति होते हैं। तो इस समान अस्थायी समिति और वित्त अंकेक्षण योजना समिति का एक बड़ा ही रोल है, जो गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा का आवंटन होता है, वो उसका दुरुपयोग नहीं हो, उसका सदुपयोग हो और 100% गाँवों तक सरकार की रुपया पहुंच जाए, यह वित्त अंकेक्षण योजना समिति का मूल काम है। उत्पादन समिति, फिर इसको डिटेल में जब अधिनियम की कभी हम चर्चा करेंगे, आप तो प्रतिदिन जो सुनते हैं तो उनको जरूर एक दिन आएगा, फिर से इसका हम डिटेल करेंगे जब अधिनियम की चर्चा हम करेंगे। अभी तो एक विश्लेषण मोटे तौर पर हम पंचायत समिति के स्थायी समिति के संबंध में, जो पंचायत समिति के सदस्य सुन रहे हो या ग्राम पंचायत के सदस्य हो या जिला परिषद के सदस्य हो, सबको सबके रोल के बारे में समझना पड़ेगा। अब कहीं कहीं देखा जाता है ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया सोचते हैं कि हम पंचायत समिति की बात को क्यों सुनेंगे, जिला परिषद सोचते हैं कि हम पंचायत समिति को जान के क्या करेंगे, तब आप पंचायती राज को नहीं समझ पाइएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज को, तीनों के अधिकार को, कर्तव्य को हमको आपको समझना पड़ेगा, चाहे गाँव में रहने वाले लोग हों और चाहे निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हो। दोनों पक्ष जब तक जानकारी नहीं करेंगे तब तक जो है पंचायती राज का जो संकल्प है, पंचायत सरकार जो गांव में केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया था 1993 में, तो लगभग 28-29 वर्ष बीतने के बाद भी अभी ग्राम पंचायत सरकार माने गाँव की अपनी सरकार मिले हुए लगभग 27 वर्ष बीत गया और गाँव के लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि सरकार हम हैं, सरकार क्या पार्ट हैं। तो ये अस्थाई समिति के लोगों को समझना पड़ेगा। यदि अस्थाई समिति फंक्शन नहीं करेगी तो पंचायत समिति के मीटिंग में प्रस्ताव पास कर देने से वो गांव में रहने वाले गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। पंचायत समिति के बैठक में जितना भी आप प्रस्ताव लेते हैं, उस प्रस्तावों का इम्प्लीमेशन अस्थाई समिति की बैठक होगी तभी न होगी। तो आप देखिए उत्पादन समिति, अब उत्पादन समिति में जब आप जाएंगे, इसके अध्यक्ष कोई पंचायत समिति के जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी सीधा जो निर्वाचन से जीत के आए हैं, उनमें से प्रखंड प्रमुख है किसी को अध्यक्ष बनाए होंगे, या निर्वाचन प्रक्रिया से हो या मनोनीत किए हो। तो जो उत्पादन समिति के अध्यक्ष होंगे उनको कृषि विभाग, अब कृषि विभाग का प्रखंड में कैसे विकास करिएगा। अब कृषि विभाग का जो बैठक होगा, जब इसके उत्पादन समिति के मान लीजिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी इसके सचिव होते हैं, वो जब बैठक बुलाएंगे तो उसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी सचिव के रूप में रहेंगे। प्रखंड में आपको एसएमएस हैं, किसान सलाहकार हैं, आप हॉर्टिकल्चर से वहाँ पदाधिकारी होंगे, एटीएम होंगे, कई ऐसा पदाधिकारी हैं कृषि विभाग में प्रखंड में, वो सब के साथ हम बैठेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कृषि विभाग बिहार सरकार कहा है कि हर खेत में हम बिजली देंगे और उसके माध्यम से मोटर 90% सब्सिडी पर हर किसानों के खेत में मोटर लगाने का प्रावधान है। तो उस बैठक में बैठ करके आप बिजली विभाग के एसडीओ को बुलाइए, तो बिजली विभाग के एसडीओ रहें, लघु सिंचाई के एसडीओ को बुलाइएगा, सिंचाई के एसडीओ को बुलाइएगा, गाडा के एसडीओ को बुलाइएगा, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने पदाधिकारी हैं सब बैठेंगे। तब न बिजली विभाग वाला से आप प्रश्न करिएगा कि आप बिजली लगाए कि नहीं लगाए, सिंचाई नहर है, सिंचाई नाला बनाना है, गाडा वाला रहेगा तब न नाला का बात करिएगा।
लघु सिंचाई बोरिंग स्टेट ट्यूबवेल की क्या स्थिति है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट के लोग जब बैठेंगे तभी आप वहाँ कृषि विभाग का कल्याण करने की बात आप कर सकते हैं। फिर लोक निर्माण समिति में निर्माण की बात होगी तो फिर टेक्निकल अफसर वहाँ भी बैठना। तो आप कृषि का विकास कैसे करेंगे। अब सरकार जो है सब्सिडी भेजती है, हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो, आप देखेंगे कि हर खेती में चाहे एग्रीकल्चर की करें या हॉर्टिकल्चर करें, उद्यान विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, तो ये तमाम सब्सिडियां जो आ रही है किसानों के बीज के लिए, कृषि कार्य में जो उपकरण होता है खेती के लिए, जो ट्रैक्टर के कल्टीवेटर है, अल्टरनेटर, ये कल्टीवेटर, रोटावेटर, ये तमाम जो यंत्र है, कृषि यंत्र है, वो यंत्रों की सब्सिडी सरकार दे रही है। तो यंत्रों का वितरण हो रहा है कि नहीं। तो उत्पादन समिति में विभाग को बुलाइएगा, बहस होगा, पंचायत समिति के सदस्य, इसमें विद्वान व्यक्ति को 2 आदमी को सदस्य बनाने का प्रावधान है। तो तब जाकर के उत्पादन समिति में आप देखेंगे लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, यानी कोई मछली पालना चाहता है, कोई बतख पालना चाहता है, कोई बकरी पालना चाहता है, उद्योग धंधा से जुड़कर बेरोजगारी दूर करना चाहता है, तो वार्ड सभा याद कीजिए। वार्ड सभा में हमने कहा था, वार्ड सभा में बेरोजगारों की सूचित बनाइए, फिर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति उसको स्कैनिंग करेगी, फिर वो ग्राम सभा में जाएगी, फिर ग्राम सभा से पारित करके वो ग्राम पंचायत में जाएगी, और ग्राम पंचायत से वो पंचायत समिति का बजट हो जाएगी, और पंचायत समिति में तमाम ग्राम पंचायतों में देखा जाएगा कि कितने लोग बकरी पालन करना चाहते हैं, कितने मछली पालन करना चाहते हैं, कितने बतख पालन करना चाहते हैं, कौन कौन बेरोजगार जो है क्या क्या रोजगार करके अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। तो ये पंचायत समिति का मतलब हो गया कि पूरे प्रखंड में कितना बेरोजगार जो है उद्योग धंधा करना चाहता है, उद्योग से जुड़ करके अपने जीवन को मुख्य धारा में लाना चाहता है, अपने बेरोजगारी को दूर करना चाहता है। तो जब तक वार्ड सभा और ग्राम सभा में पारित नहीं होगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत समिति बैठ करके जब तक फैसला नहीं करेगा, तो पंचायत समिति बैठ के तो झाल बजाएगा ना। तो पंचायत समिति के इसलिए कार्य ये गांव में रहने वाले लोगों का संपन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जमीन पर वार्ड सभा और ग्राम सभा में गांव के लोग का रुचि नहीं है। तो जब तक समस्याओं का गलबंद वार्ड सभा में समस्या नहीं आएगा, ग्राम सभा से पारित नहीं होगा, तो उसका निराकरण पंचायत समिति के अस्थायी समिति, उत्पादन समिति कैसे करेगा। कैसे आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिएगा, बैंकर्स की बैठक कैसे बुलाइएगा। तो कितना बेरोजगारों की संख्या हो गई, और पूरे प्रखंड में कितना बैंकर्स है, तब न जा कर के प्रखंड के कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति जो है सभी बैंक को बांट देंगे कि किस बैंक को कितना व्यक्तियों को उद्योग धंधा से जोड़ना है। तो ये सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तेजी से विकास को धरातल तक पहुंचाने का सफल प्रयास किए हुए हैं, उसमें थोड़ी कमी है। तो बिहार में पंचायत राज सरकार जो लागू है, वो पंचायत प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वहन ठीक से करने में असहज है, क्योंकि कानूनों की ठीक से किताबों का अध्ययन और ठीक से प्रशिक्षण में अपने सवाल जवाब के द्वारा अध्ययन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि बिहार में जो गांव में रहने वाले किसान मजदूरों का विकास होना चाहिए, वो थोड़ा शिथिल है। इसको तेज करने की ज़रूरत है। इसलिए जो पंचायत समिति सदस्य भाइयों से आग्रह है, आप लोग आपस में विद्वान लोगों के साथ आप बैठिए, फिर से एक बार किताबों का अध्ययन करना चाहिए। उत्पादन समिति के जो अध्यक्ष होंगे उनको बड़ी जवाबदेही है प्रखंड में बेरोजगारों को रोजगार देना, और गांव में रहने वाले किसानों को, कृषि कार्य से जुड़े किसानों को मजबूती प्रदान करना। और सामाजिक न्याय समिति के जो अध्यक्ष उप प्रमुख होते हैं प्रखंड के, इनकी बड़ी जवाबदेही है। अनुसूचित जाति जनजाति पर, अति पिछड़ा दबे कुचले लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसका कैसे निवारण करिएगा, कैसे दबाया जाता है, शोषण किया जाता है, मजदूरों का शोषण हो रहा हो। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास बना रहा हो, मनरेगा में रोजगार की बात हो,
यानी कहीं भी दबे कुचले वंचित अभिवंचित वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, जो श्रम करके जीवन यापन करते हैं, छोटी छोटी उद्योग धंधा से अपने जीवन को पटरी पर खड़ा करने का सफल प्रयास करते हैं, यदि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा हो, चाहे वो विभागीय अन्याय हो, सामाजिक अन्याय हो, तो उसको निराकरण करना और उसे वंचित कराना, यानी उस समाज के लोगों के साथ खड़ा होना और उनके कष्टों का निवारण के लिए यह सामाजिक न्याय समिति खड़ा हो। अब वहाँ बाल विकास विभाग है, आंगनबाड़ी केंद्र है। अब गाँवों के अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को पोषाहार, बच्चों को पोषाहार, गर्भवती महिलाओं को पोषाहार, उसका टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन जो कहते हैं, तो टीकाकरण हो रहा है कि नहीं। आशा जो है गाँव की जो आशा आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाती है कि नहीं, वहाँ जाके साप्ताहिक इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम यानी टीकाकरण का कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जो बच्ची जन्म लेती है उसके खाता में सरकार का सुकन्या बालिका योजना जो उसके तहत पैसा जमा होती है कि नहीं, उसकी उपस्थिति क्या है। फिर वार्ड सदस्य की जवाबदेही है, उसके अध्यक्ष होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र का, उसकी मासिक बैठक होती है कि नहीं, यानी प्रत्येक माह वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी केंद्रों की बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है, आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस पर आने वाले बच्चों को पोषाहार मिल रहा है कि नहीं। तो ये तमाम बातों को सामाजिक न्याय समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रखंड स्तर पर उस कार्यों को उनको करना है। तो इस तरह से एक कानून में प्रावधान किया गया है। तो अगर किसी ब्लॉक में आंगनबाड़ी की केंद्र बंद है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थिति नहीं है, तो इसका मतलब जो है सामाजिक न्याय समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, उप प्रमुख, अपने कार्यों के निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। सीधा सवाल है। अब वहाँ के लोग ये कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार जो है काम नहीं कर रही है, तो बिहार सरकार को अधिकार है पंचायत समिति को भंग करने का। तो पंचायत समिति के खिलाफ में कोई माननीय विधायक, माननीय सांसद सदन को अवगत करावे, या आम जनता जो है जिला पदाधिकारी को लिख के दे, सरकार को लिख के दे, चीफ सेक्रेटरी को लिख के दे कि पंचायत समिति अपने दायित्वों के निर्वहन में भटक गई है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाती है। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सरकार कैसे समझेगी। तो इसलिए आप गांव के लोगों को भी इस पर जागरूक रहना पड़ेगा। अब शिक्षा समिति है, तो प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, जन शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यकलाप से संबंधित जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का भी हमने जिक्र किया था, पंचायत समिति स्तर पर भी शिक्षा समिति था, तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति यानी हर वार्ड सदस्य उसके अध्यक्ष होते हैं। विद्यालय शिक्षा समिति क्या निर्णय लिया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति क्या निर्णय लिया, और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी ने क्या निर्णय लिया, तब न जाकर के तीनों स्तर के निर्णय को पंचायत समिति के जो स्थायी समिति होगा शिक्षा समिति, ये इसके सेक्रेटरी बैठेंगे, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, तब न एक एक विद्यालय का एक एक बातों का, बच्चों की उपस्थिति, बसों का पोषाहार, साइकिल, पोशाक, उसका छात्रवृत्ति, भवन की क्या स्थिति है, शिक्षकों की क्या स्थिति है, सभी शिक्षक उपस्थित होते हैं नहीं होते हैं, तो तमाम विषयों पर चर्चा शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होंगे उनके पंचायत समिति अंतर्गत यानी प्रखंड के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जवाबदेही तो शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होंगे उनको ही है। अब शिक्षा समिति के अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं, तो अब कैसे शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर लीजिएगा। तो सरकार तो सब कुछ दे रही है, भवन बना के दे रही है, शिक्षक बहाली करके दे रही है, डस्टर, खली, बोर्ड, बिल्डिंग, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को बैठने के लिए बेंच, डेस्क सब दे रही है। अब सिर्फ पंचायत समिति को और ग्राम पंचायत सरकार को अपने कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन करके इस कार्यों को संपन्न कराना है कि गांव के बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ लिख करके उच्च डिग्री पर जाएंगे, मैट्रिक पास करेंगे, तब जाकर आपको स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। तो बच्चों को हम उत्साह नहीं जगा रहे हैं, उत्साहित नहीं कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत लाइब्रेरी की स्थापना नहीं हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हो रहे हैं,
खेलकूद नहीं हो रहा है तो प्रतिभावान बच्चों को कैसे आप निकालिएगा। तो ये तमाम कार्यों को करने की जवाबदेही पंचायत समिति के जिम्मे दिया है सरकार ने। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति है, हर घर में शौचालय, हर घर में नल का जल, स्वास्थ्य विभाग आशा एएनएम के माध्यम से गांवों में सर्दी खांसी बुखारों में इलाज करने का प्रावधान हमने कहा था वार्ड सभा में। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के निर्णय को अवलोकन करिए कि क्या कह रहा है। आपने कमेटी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य उपकेंद्रों का भ्रमण करिए, गाँवों में जाकर के पूछताछ करिए, तब जाकर के बिहार में स्वास्थ्य विभाग के प्रति आपको पीएचडी डिपार्टमेंट के प्रति हर घर में स्वच्छ पानी, शौचालय हर घर में शौचालय हो और पीने का स्वच्छ पानी हो, गाँव का साफ सफाई हो। तो ये सारी व्यवस्था सरकार जो है कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग करने की जवाबदेही पंचायत समिति को सरकार ने दिया है। अंत में लोक निर्माण समिति जो है, लोक निर्माण समिति को बड़ा काम है, क्योंकि ये निर्माण से संबंधित है। ग्रामीण आवास है, प्रधानमंत्री आवास से घर बन रहा है, आपको जो है सड़क बन रहा है, आवागमन की सुविधा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, बिजली डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के तमाम पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के एसडीओ सब बैठेंगे, तब ना आप मनरेगा में कौन सा योजना चल रहा है, आरईओ आरडब्ल्यूडी के द्वारा कौन सड़क बनाया जा रहा है, कहाँ पुल निगम के पुल बन रहा है, उसमें क्या क्या गड़बड़ी हो रहा है कि ठीक हो रहा है। जब लोक निर्माण समिति के साथ आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के एसडीओ स्तर के पदाधिकारी जब बैठेंगे, तब माननीय जो पंचायत समिति के सदस्य होंगे और उनके बीच से कोई अध्यक्ष होंगे, तो पंचायत समिति की समान बैठक में जो प्रस्ताव लिया गया होगा, तब न एक एक बात, एक एक बिंदु की जांच होगा। प्रधानमंत्री आवास में शिकायत मिलती है, पैसों का दुरुपयोग होता है, नाजायज पैसा वसूली होता है, तो यही कमेटी न बनाई गई है पंचायत समिति का लोक निर्माण समिति, जो ग्रामीण आवास में कोई गड़बड़ी नहीं कर सके, गरीबों के साथ न्याय हो। तो गरीबों के साथ न्याय के लिए ग्रामीण आवास जो बन रहा है, तो इसको देखना न पड़ेगा। आपको बाढ़ की समस्या है किसी गांव में, तो बाढ़ के पानी को निकासी के लिए बाढ़ आने से पहले तैयारी करना पड़ेगा, नाला की सफाई करना पड़ेगा कि बाढ़ की पानी जो है आसानी से नदियों की तरफ मोड़ा जा सके। तो उस नाला की सफाई, फिर नाला का निर्माण, तो ये बाढ़ आने से पूर्व पंचायत समिति को देखना है कि जल जमाव कहीं नहीं हो। जल जमाव से कैसे निजात पाइएगा, आपको पानी को कैसे निकासी करिएगा, फिर लोगों के सिंचाई का भी सुविधा बढ़ा देना। तो ये तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ जब बैठिएगा, फिर जहाँ जर्जर सड़क है उसको कैसे ठीक करिएगा, आवागमन की कोई कठिनाई नहीं हो, हर घर तक जाने के लिए सड़क निर्माण, हर घर तक बिजली पहुंचाने की जवाबदेही। तो बिजली विभाग के एसडीओ बैठेंगे, आवास विभाग के एसडीओ बैठेंगे, आपको आरडब्ल्यूडी के एसडीओ बैठेंगे, आप मनरेगा के एसडीओ बैठेंगे, तब ना एक एक बातों की समीक्षा हम आप करेंगे। तो लोक निर्माण समिति निर्माण से संबंधित सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत है, और इसके जो है जो माननीय सदस्य अध्यक्ष होते हैं, एक बड़ी जवाबदेही है कि प्रखंड में निर्माण संबंधी कार्यों से भ्रष्टाचार मुक्त करना, यानी सबसे मजबूत कमेटी है। अगर लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष जो होंगे, जो पंचायत समिति के सदस्य होंगे, तो उनको तो जितना वो मजबूती से बढ़ेंगे उतना ही भ्रष्टाचार मुक्त आप निर्माण कर सकते हैं। निर्माणों में जो गुणवत्तापूर्ण निर्माण होना चाहिए, जो अच्छे क्वालिटी का छड़, अच्छे क्वालिटी का बालू, अच्छे क्वालिटी का गिट्टी, गुणवत्तापूर्ण तरीका से आपको जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा एस्टिमेटिंग कॉस्ट है, जिस मद में जितने खर्च करने का प्रावधान किया गया उसके हिसाब से खर्च करें। तो ये सारी पंचायत समिति को जवाबदेही पर बिहार सरकार ने दिया है, तो इसको अध्ययन करना चाहिए। और फिर हम आने वाला आगे जो है अब हम जिला परिषद की तरफ चलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं इस वीडियो में आप सबसे विदा लेते हुए, आप सबसे आशा करते हुए कि आप ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।